हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि हम फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे थे और हमने यूनिट 5 स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हम आज आगे का पार्ट पढ़ेंगे, जिसके अंदर बेसिकली हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली शॉर्ट के अंदर अगर समझाऊं तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट से डायरेक्टली हमें मिलते हैं और प्लांट डेवलपमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, किसी भी टाइप की सब्जेक्ट अगर आपको चाहिए हो तो बता फाइनेंस का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है और प्ले स्टोर पे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर कंपाउंड्स एसेंशियल फॉर ग्रोथ, सर्वाइवल। मतलब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ, डेवलपमेंट और उन प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल होते हैं, यानी जरूरी होते हैं। इसके बाद है दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म। मतलब ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है वो प्लांट के मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद में प्लांट्स के या फिर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के फंक्शंस आते हैं। इसके अंदर सबसे पहले की एनर्जी प्रोडक्शन, मतलब ये एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं ताकि प्लांट्स की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। इसके बाद में ग्रोथ आती है कि ये ग्रोथ के अंदर भी हेल्प करते हैं, प्लांट ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इसके बाद में रिप्रोडक्शन है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट जो है प्लांट्स की हेल्प करते हैं ताकि प्लांट्स की जो स्पीसीज है वो जल्दी से प्रोड्यूस हो सके और नए प्लांट्स को मिल सके। इसके बाद में सेलुलर मेटाबॉलिज्म के अंदर ये हेल्प करते हैं। इसके बाद में टाइप्स आते हैं कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो है कितने टाइप्स के। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट्स, फिर प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स। तो ये सभी टाइप्स है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के, जिसके अंदर हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को देखेंगे। जिसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर किस किस चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, वो होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन तीनों से मिलकर बना हुआ होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इसके बाद में फंक्शंस आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के क्या फंक्शंस होते हैं। इसके अंदर एनर्जी सोर्स की बात करें तो सबसे पहले है प्रोवाइड एनर्जी टू सेल्स। मतलब ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो एनर्जी सोर्स की तरफ वर्क करते हैं। इसका मतलब है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट सेल। इसके बाद में स्ट्रक्चरल मटेरियल आता है, जिसके अंदर है प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। मतलब ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट्स को। एग्जांपल की बात करते हैं जैसे सेलुलोज। इसके बाद में आकाशीय आता है सेकंड, जिसका बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो प्लांट गमी एग्रीगेशन फ्रॉम स्टेम्स एंड ब्रांचेस ऑफ अकासिया सिनेगर। मतलब अकासिया सिनेगर एक प्लांट है जिसके अंदर से एक चिपचिपा या फिर एक्सुडेट के फॉर्म में, या फिर जैसे आपने गोंद देखा होगा या फिर ऐसे चिपचिपा सब्सटेंस देखा होगा जो प्लांट से बाहर निकलता रहता है एक्सुडेट के फॉर्म में। उससे हमें ऑक्टेन होता है, उसकी स्टिम पे लगा हुआ होता है या फिर ब्रांचेस पे लगा हुआ। इसके बाद में फैमिली की बात करें तो लेगुमिनेसेई या फिर जो फैबेसियाई फैमिली से हमें ऑक्टेन होता है। इसके बाद में इसके कलेक्शन की बात करें तो द बार्क की, मतलब बार्क के ऊपर छोटा सा इंजरी की जाती है, फिर कट लगाया जाता है, ऐसे मान सकते हो आप कि जिससे एक्सुडेट बाहर निकले। इसके बाद में गम एक्सुड्स नेचुरल एंड हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू हीट। इसके बाद में क्या होता है कि जब बार्क पे इंजरी कर देते हैं या फिर कट लगा देते हैं तो उसके बाद में जो गम होता है वो नेचुरली बाहर निकलता है, एक्सुडेट होता है बाहर की तरफ, और जब एक्सपोज होता है एयर के अंदर तो वो हार्ड हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है द ड्राइड गम इज कलेक्टेड। और इसके बाद में जब वो गम पूरी तरह से सूख जाता है तो फिर उसे कलेक्ट कर लिया जाता है। इसके बाद में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं वो अरेबिन, कैल्शियम साल्ट्स एंड मैग्नीशियम साल्ट्स। तो ये इसके कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे। इसके बाद में प्रॉपर्टीज आती है। ये वाटर सोल्यूबल होता है, मतलब पानी में घुल जाता है जल्दी से। स्टिकी होता है, मतलब चिपचिपा होता है ये। टेस्टलेस, मतलब इसका कोई टेस्ट नहीं होता है। और यूजेस की बात करें इसके अंदर तो फार्मास्यूटिकल यूजेस की अगर सबसे पहले हम बात करें तो ये सस्पेंडिंग एजेंट के रूप में भी यूज में लिया जाता है, इमल्सिफाइंग एजेंट के फॉर्म में भी यूज में लिया जाता है। एक टेबलेट बाइंडर, मतलब टेबलेट फॉर्मेशन के अंदर जब दो टेबलेट को मिला के एक टेबलेट बनाई जाती है फॉर्मेशन तैयार करके, तो उसके अंदर टेबलेट बाइंडर के फॉर्म में भी यूज में लिया जाता है। इसके बाद में मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो डिमल्सेंट, मतलब जो सूदिंग एजेंट होता है उसके फॉर्म में यूज किया जाता है। ये सूदिंग एजेंट मतलब ऐसे ही मान सकते हो कि जब गले में जो खराश होती है उसको ठीक करने के लिए जो प्रिपरेशन बनाई जाती है उसका यूज होता है ये। इसके बाद में स्टोरेज आता है, इसके अंदर है स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर ड्राई। मतलब इसको इस तरह से स्टोर करना होता है कि ये एयर टाइट कंटेनर के अंदर हो, मतलब एयर से एक्सपोज ना हो ये, और ड्राई प्लेस के अंदर स्टोर करना होता है जहाँ पर मॉइस्चर ना हो। इसके बाद में अगार आता है जिसका बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो वो है ऑक्टेन रेड एल्गी। मतलब कि रेड एल्गी से हमें ऑक्टेन होता है। इसके अंदर टिलिडियम स्पीसीज से हमें ऑक्टेन होता है। इसके साथ साथ ग्लेसिलेरिया स्पीसीज आती है। इसके बाद में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो एगेरोस हो गया और एगेरोपेक्टिन हो गया, जो इसके अंदर मेन केमिकल पाए जाते हैं।
इसके बाद में प्रॉपर्टीज़ आती है, ये जेल फॉर्म में होता है मतलब जेल बनाने के फॉर्म में यूज़ में लिया जाता है ये। स्वेल्स इन वाटर मतलब जब हम इसे वाटर के अंदर ऐड करते हैं फिर पानी के अंदर डालते हैं तो ये स्वेल हो जाता है मतलब फूल जाता है ये। इसके बाद में यूजेस की बात करें तो कल्चर मीडिया बनाने के अंदर या फिर जो कल्चर मीडिया की फॉर्मेशन होती है उसके अंदर यूज़ में लिया जाता है, कल्चर मीडिया में ऐड किया जाता है इसे। लैक्सेटिव के फॉर्म में यूज़ में लिया जाता है क्योंकि ये सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करवाता है, तो कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ पाने में मदद करता है ये। इसके बाद में थिकनिंग एजेंट के फॉर्म में भी इसे यूज़ में लिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो ट्रैगाकान। इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ट्राइड गमी एक्टिवेशन ऑब्टेन फ्रॉम एस्ट्रागलस स्पीसीज मतलब जो एस्ट्रागलस स्पीसीज होती है प्लांट्स की उसके अंदर से ये भी ऑब्टेन किया जाता है गम के फॉर्म में मतलब इसे सुखा के फिर ऑब्टेन किया जाता है। इसके केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो ट्रैगाकांथीन आ गया और बेसोरिन हो गया जो इसके अंदर मेन केमिकल कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। अब ट्रैगाकान की यूजेस की बात करते हैं सस्पेंडिंग एजेंट के फॉर्म में यूज में लिया जाता है, इमल्सिफायर के फॉर्म में भी यूज में लिया जाता है और टेबलेट बाइंडर के फॉर्म में भी इसे यूज में लिया जाता है। इसके बाद में हनी आता है जिसके बायोलॉजिकल सोर्स की अगर हम बात करें तो वो हनी इज अ स्वीट सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय हनी बीज और नेक्टर मतलब हनी एक स्वीट सब्सटेंस होता है जो कि हनी बीज से हमें ऑब्टेन होता है। इसके बाद में केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं हो गया, ग्लूकोज हो गया, साथ ही विटामिन इसके अंदर में केमिकल कॉन्सेंट्रेट पाए जाते हैं, साथ ही एंजाइम्स उन मिनरल्स भी इसके अंदर केमिकल कॉन्सेंट्रेट पाए जाते हैं। इसके बाद में प्रॉपर्टीज आती है जिसके अंदर स्वीट ये स्वीट होता है टेस्ट के अंदर, विस्कस होता है ये, विस्कस मतलब थोड़ा थिक टाइप का होता है या फिर गाढ़ा होता है ये। इसके बाद में हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर के अंदर मतलब जो भी मॉइस्चर होता है प्लेस के अंदर या फिर जो उस जगह के अंदर जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसको ये सोख लेता है। इसके बाद में यूजेस की बात करते हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के फॉर्म में यूज में लिया जाता है। कफ रिलीफ करने के अंदर भी ये काफी मददगार साबित होता है क्योंकि कफ रिलीफ पाने में भी इससे मदद मिलती है। बाउंड हीलिंग के अंदर भी ये काफी यूजफुल होता है। इसके बाद में प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स आते हैं जिसके अंदर प्रोटीन्स और पॉलीमर्स एसिड मतलब प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ या फिर मल्टीपल अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। इसके बाद में एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट एक्सीक्यूट केमिकल रिएक्शंस और एंजाइम्स ऐसे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस को एक्सेलरेट करते हैं या फास्ट कर देते हैं। इसके बाद में जेलेटिन आता है प्रोटीन एंजाइम के अंदर सबसे पहले इसका सोर्स बात करें तो है प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोलेजन ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल बोन्स एनिमल स्किन मतलब जेलेटिन जो है हमें कोलेजन से ऑब्टेन होता है या फिर कोलेजन से बनाया जाता है और जो कि किससे ऑब्टेन होता है हमें कोलेजन एनिमल बोन से मिलता है और एनिमल स्किन से मिलता है। केमिकल नेचर की बात करते हो प्रोटीन प्रोडक्ट होता है ये जिसकी यूजेस की बात करें तो कैप्सूल सेल्स मतलब जो कैप्सूल सेल्स होती है मेडिसिन के अंदर आपने देखी होगी कैप्सूल्स आते हैं उसके शेल इससे बनाई जाती है जिलेटिन से सपोजिटरीज के फॉर्मेशन में इसे यूज फूड इंडस्ट्री इसे काफी यूज। इसके बाद में केजीन आता है जिसके सोर्स की बात करें तो मिल्क प्रोटीन होता है ये मिल्क से हमें ऑब्टेन होता है ये। यूजेस की बात करें तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के अंदर यूज में लिया जाता है, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर इसे यूज में लिया जाता है और इन प्रोडक्ट्स इसे काफी यूज। इसके बाद में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स आते हैं जिसके अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स डाइजेस्ट प्रोटीन्स स्मॉलर प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स मतलब प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं या फिर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन डाइजेस्ट कर देते हैं स्मॉल पेप्टाइड्स के अंदर और अमीनो एसिड्स के अंदर या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रोटियोलाइटिक जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके स्मॉलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं जो कि पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स। इसके बाद में पेपेन आता है जिसकी सोर्स की बात करें तो ड्राइड जेनेटिक्स ऑफ सनड्राइड फ्रूट्स ऑफ करी का पपाया मतलब करी का पपाया एक प्लांट है जिसके फ्रूट से हमें या फिर जो कच्चा फ्रूट होता है उसके ड्राइड जेनेटिक्स से हमें ऑब्टेन होता है। इसके बाद में यूजेस की बात करते हो डाइजेस्टिव एड के फॉर्म में यूज किया जाता है। डाइजेस्टिव एड मतलब जैसे प्रोटीन्स जो होते हैं उन्हें स्मॉलर बॉन्ड्स के अंदर या फिर जैसे पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट डाइजेशन ईजी होता है। फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि डाइजेशन को इम्प्रूव करने में मदद करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है ये क्योंकि ये सूजन को कम करने में मदद करता है। फिर साथ ही मीट टेंडराइज़र के फॉर्म में भी इसे यूज़ किया जाता है क्योंकि जो मीट होता है या फिर जो मीट के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें सॉफ्ट बनाता है ताकि आसानी से एब्ज़ॉर्ब और डाइजेस्ट हो सके बॉडी के अंदर। इसके बाद में ब्रोमीलियन आता है जिसके सोर्स की बात करें तो ऑब्टेन फ्रॉम पाइनएप्पल प्लांट मतलब ये जो पाइनएप्पल प्लांट होता है उससे हमें ऑब्टेन होता है। यूजेस की बात करें तो डाइजेस्टिव एंजाइम के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, फिर डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है कि फिर सूजन कम करने में मदद करता है ये। रिड्यूसिंग ऑफ स्वेलिंग या फिर रिडक्शन ऑफ स्वेलिंग मतलब जो सूजन होती है उसे कम करने में भी इसे यूज में लिया जाता है। इसके बाद में सेरोटोपेप्टाइडेज आता है जिसका सोर्स की बात करें तो प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया ऑफ सेराटिया स्पीसीज मतलब जो सेरेटिया स्पीसीज होती है उसके बैक्टीरिया से म्यूटेन होता है। यूजेस की बात करें तो एंटी इंफ्लेमेटरी होता है ये पेन रिलीफ मतलब पेन से रिलीफ पाने में भी मदद करता है और साथ ही रिडक्शन
एडिमा का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो बॉडी फ्लूइड या फिर जो टिश्यूज होते हैं बॉडी के अंदर, उनके अंदर एक सब्यूट जमा हो जाता है जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है, पेन होना, तो उससे भी कम करने में या फिर उससे राहत पाने में हमारी मदद करता है। इसके बाद में यूरोकाइनेज आता है जिसके सोर्स की बात करते हैं हम ह्यूमन यूरिन, मतलब ये ह्यूमन यूरिन या फिर जो किडनी सेल कल्चर होते हैं उससे मेंटेन होता है। इसके बाद में यूजेस की बात करते हो डिजॉल्व ब्लड क्लॉट्स, मतलब जो उनके थक्के जम जाते हैं फिर क्लॉट जम जाते हैं ब्लड के अंदर, उसे रिमूव करने के लिए डिजॉल्व होता है। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं जो स्ट्रोक आने की जो पॉसिबिलिटी होती है ब्लड क्लॉट की, so उसे कम करता है, मेंटेन करके रखता है। इसके बाद में स्ट्रेप्टोकाइनेज आता है जिसके सोर्स की बात करते हैं प्रोड्यूस बाय स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, मतलब ये जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है उससे ऑब्टेन होता है या फिर प्रोड्यूस किया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के थ्रू। यूजेस की बात करें तो हार्ट अटैक ट्रीटमेंट एंड डिजीज कंट्रोल, मतलब ये जो हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट होता है उसे क्योर करने में या फिर हार्ट के ट्रीटमेंट में मदद करता है। ये एंड डिसोल्यूशन ऑफ ब्लड, जो भी ब्लड क्लॉट्स होते हैं कहीं खून के थक्के जम जाते हैं उसे डिसॉल्व करने में मदद करता है। इसके बाद में पेप्सिन आता है जिसके सोर्स की बात करें तो ऑब्टेन फ्रॉम स्टमक म्यूकोसा, मतलब जो पेट के अंदर म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है फिर स्टमक म्यूकोसा जो होता है उससे हमें ऑब्टेन होता है ये। यूजेस की बात करें तो डाइजेस्टिव एंजाइम की फॉर्म में यूज में लिया जाता है जो कि डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। प्रोटीन डाइजेशन, मतलब प्रोटीन के डाइजेशन को इम्प्रूव करता है या फिर प्रोटीन बढ़ाने में मदद करता है ये। इसके बाद में लिपिड्स आते हैं जिसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो लिपिड्स इंक्लूड फैट्स, ऑयल एंड वैक्सीन्स, मतलब लिपिड्स के अंदर फैट्स, ऑयल्स और वैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं या फिर ये सभी लिपिड्स की फॉर्म होती है। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक्स, और ये जो तीनों चीजें या फिर ऐसे बोल सकते हैं ये जो लिपिड्स होते हैं सॉल्युबल होते हैं वाटर, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उसके अंदर सॉल्युबल होते हैं। इसके बाद में इसके फंक्शंस की बात करें तो एनर्जी स्टोरेज, मतलब ये एनर्जी को स्टोर करने में मदद करते हैं ये। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं बॉडी के अंदर। ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं जैसे हम जो जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर मान लो या फिर मसल्स हो। इसके बाद में स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं ये बॉडी के अंदर। इसके बाद में कास्टोल आता है जिसके सोर्स की बात करें तो ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स ऑफ रिसिनियस कम्युनिस, मतलब रिसिनियस कम्युनिस एक प्लांट है जिसकी सीड्स से हमें कास्टोल ऑब्टेन होता है। इसके बाद में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो कंटेन्स ग्लिसराइड्स ऑफ रिसिनिक एसिड, मतलब इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के फॉर्म में ग्लिसराइड्स होते हैं जो कि हमें रिसिनोलिक एसिड से हमें ऑब्टेन होंगे। इसके बाद में यूजेस की बात करते हैं लैक्सेटिव के फॉर्म में आता है, जैसे कि लग्जरी आपको पता होगा कि जो भी कॉन्स्टिपेशन होती है उससे रिलीफ पाने में मदद करता है। ल्यूब्रिकेंट मतलब ल्यूब्रिकेशन प्रोडक्ट होता है बॉडी के अंदर। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर भी काफी यूज किया जाता है। इसके बाद में चोलमोगरा ऑयल आता है जिसके सोर्स की बात करें तो ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स ऑफ एडनोकार्पस स्पीसीज, मतलब एडनोकार्पस स्पीसीज एक प्लांट स्पीसीज है जिसके सीड से हमें ऑब्टेन होता है। इसके बाद में यूजेस की बात करते हो ट्रेडिशनल यूज लेप्रोसी ट्रीटमेंट, मतलब ये लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में हमारी मदद करता है, पहले के टाइम में यूज में लिया जाता था ये। इसके बाद में वुल फैट या फिर लेनोलिन आता है जिसके सोर्स की बात करें तो प्यूरिफाइड फैट ऑब्टेन फ्रॉम शिप वुल, मतलब ये शिप वुल से हमें ऑब्टेन होता है जो कि प्यूरिफाइड फैट होता है। इसके बाद में प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, सॉफ्ट होता है, नेचर के अंदर वाटर एब्जॉर्बेंट होता है ये, और साथ ही इमोलिएंट के फॉर्म में भी यूज में लिया जाता है। इसके बाद में यूजेस की बात करें तो ऑइंटमेंट बेस होता है ये, मतलब ऑइंटमेंट की प्रिपरेशन होती है बेस की फॉर्म में यूज में लिया जाता है ये। कॉस्मेटिक प्रिपरेशन और स्किन क्रीम जो होती है उसके अंदर भी इसे यूज में लिया जाता है। इसके बाद में बीस वैक्स आता है जिसके सोर्स की बात करें तो ऑब्टेन फ्रॉम हनीकॉम्ब, मतलब जो भी हनीकॉम्ब होता है फिर जो शहद का छत्ता होता है बीज का उससे ऑब्टेन होता है ये। इसके बाद में प्रॉपर्टीज की बात करते हैं येलोइश सॉलिड कलर का होता है ये, मतलब सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है और येलोइश कलर का होता है। प्रेजेंट वाटर होती है इसकी, साथ ही वाटर इंसॉल्युबल होता है, मतलब पानी के अंदर जलता नहीं है ये। और इसके यूजेस की बात करते हो ऑइंटमेंट्स के प्रिपरेशन में इसे लिया जाता है, क्रीम्स और कॉस्मेटिक्स के अंदर भी इसे यूज में लिया जाता है, और साथ ही फार्मास्यूटिकल जो प्रिपरेशन होती है उसके अंदर भी इसे यूज में लिया जाता है। इसके बाद में मरीन ड्रग्स आते हैं जिसकी डेफिनेशन की बात करें तो मरीन ड्रग्स मेडिसिनल सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम मरीन ऑर्गेनिज्म, मतलब मरीन ड्रग्स जैसे मेडिसिनल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमें मरीन ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं। इसके बाद में सोर्सेज की बात करें तो एल्गी हो गया जैसे, स्पॉन्जेस हो गया, और कोरल और मरीन बैक्टीरिया हो गया जिससे हमें मरीन ड्रग्स ऑब्टेन होती है। इसके बाद में इंपॉर्टेंस की बात करें तो मरीन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यूनिक बायोएक्टिव कंपाउंड्स नॉट कॉमनली फाउंड इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, मतलब जो मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऐसे यूनिक बायोएक्टिव कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमें नॉर्मल टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के अंदर जल्दी से नहीं मिलता। इसके बाद में दीज कंपाउंड्स में पोजेसेस एंटी कैंसर एक्टिविटी, एंटीवायरल एक्टिविटी, एंटीबायोटिक एक्टिविटी, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी, मतलब ये जो कंपाउंड्स होते हैं जो हमें मरीन ऑर्गेनिज्म से या फिर जो मरीन जीव होते हैं उनसे ऑब्टेन होते हैं, उनके अंदर क्या-क्या हो सकते हैं, उनके अंदर एंटी कैंसर एक्टिविटी हो सकती है,
एंटीवायरल एक्टिविटी हो सकती है, एंटीबायोटिक एक्टिविटी हो सकती है और साथ ही एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी पाई जा सकती है, जो कि इन चीज़ों को ट्रीट करने में मदद करती है। इसके बाद में नोवेल मेडिसिनल एजेंट्स फ्रॉम मरीन सोर्सेज आते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले जो आता है वो है एंटी कैंसर एजेंट्स। इसके अंदर है मरीन कंपाउंड्स कैन इनहिबिट कैंसर सेल ग्रोथ। मतलब जो मरीन कंपाउंड्स होते हैं वो कैंसर के जो सेल्स की ग्रोथ होती है उसे इनहिबिट करते हैं या फिर रोकते हैं, उसे कम कर देते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं जैसे साइट्राम। इसके बाद में एंटीवायरल एजेंट्स आते हैं जिसके अंदर यूजफुल अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस। मतलब ये जो भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उन्हें कम करने में मदद करते हैं। एंटीबायोटिक्स आती है इसके बाद में जिसके अंदर प्रोड्यूस बाय मरीन माइक्रो, मतलब जो भी मरीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है उससे हमें प्रोड्यूस होती है, फिर उससे हमें एंटीबायोटिक्स मिलती है जो कि डिजीज को ट्रीट करने में मदद करती है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ मरीन ड्रग्स आते हैं, जिसके अंदर एग्जांपल की फॉर्म में हम बात करें तो एक तरफ टेबल है जिसके अंदर मरीन सोर्सेज है, कंपाउंड्स है और यूसेज है। तो इसके अंदर मरीन सोर्स के अंदर स्पॉन्ज की बात करें तो जैसे सिट्राबीन कंपाउंड हो गया और इसका यूज क्या होता है कि एंटी कैंसर एजेंट होता है, मतलब कैंसर की मदद करता है और कैंसर की जो सेल्स की ग्रोथ होती है उसे कम करता है, इनहिबिट करता है ये। रेड एल्गी आता है इसके बाद में जिसके अंदर अगार पाया जाता है, जो कि हमें कल्चर मीडिया बनाने में मदद करता है, जो हमें मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करती है, फिर डिफरेंट सेल्स को ग्रो करने में मदद करती है। इसके बाद में फिश ऑयल आता है जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो कि हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। इसके बाद में कंक्लूजन की बात करें तो नेचुरल ड्रग्स रिमेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मेडिसिन्स। मतलब जो नेचुरल ड्रग्स होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मेडिसिन के फॉर्म में यूज़ में ली जाती है या फिर माना जाता है। इसके बाद में फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, लिपिड एंड मरीन प्रोडक्ट्स प्ले मेजर रोल्स इन फार्मेसी एंड मेडिसिन। और साथ ही जो फाइबर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, लिपिड्स और जो मरीन प्रोडक्ट्स होते हैं, वो फार्मेसी और मेडिसिन के अंदर मेजर रोल प्ले करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये। Primary metabolites are essential for life and are widely used in formulations, while marine organisms provide unique compounds for the development of new drugs. मतलब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एसेंशियल होते हैं लाइफ के लिए, प्लांट लाइफ के लिए और वाइडली यूज में ले जाते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के अंदर। जबकि जो मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिक कंपाउंड्स हमें प्रोवाइड करवाते हैं जिससे कि हम न्यू ड्रग्स डेवलप कर सकते हैं। एंड दिस मेक्स फार्माकोग्नोसी एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस। और यही फार्माकोग्नोसी मतलब इसकी वजह से ही फार्माकोग्नोसी जो फार्मास्यूटिक्स ब्रांच की बात की है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर कोई किसी टाइप का डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे रीच आउट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपके पूरे डाउट क्लियर हो। और साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो क्लाइड फार्मेसी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है और प्ले स्टोर से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा, वहाँ से आप वो भी जोड़ सकते हैं। वहाँ पे भी रिव्यू आपको मिलते रहते हैं। थैंक यू।